नमस्कार मित्रों, RVIS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। विभिन्न PCS परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न बहुत दमदार हैं, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। और समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, UP PCS परीक्षा, बिहार PCS परीक्षा, अपर निजी सचिव परीक्षा जैसे विभिन्न परीक्षाओं में यह वीडियो लाभदायक होगा। क्वालिटी खराब है लेकिन मटेरियल में बहुत दम है। आपको क्वालिटी पसंद है तो हट जाइए, नहीं तो पढ़िए। पहला प्रश्न है, किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी? तो 1956 में हुई थी, लेकिन 6 दिसंबर याद रखना जरूरी है, PCS परीक्षा में पूछा गया है। अंबेडकर जी का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। मरने के बाद उनको भारत रत्न दिया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो टैगोर महोदय, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहा जाता है। थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। गुरुदेव की संज्ञा प्रसिद्ध साहित्यकार, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कलकत्ता नगर में 1861 को देवेंद्र नाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया, जो 1918 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में बदल गया। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो आइए अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। गांधी जी ने कहा था टैगोर जी को। देखिए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी, द ग्रेटर सेंटिनल, महात्मा गांधी जी ने कहा था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो उन्होंने प्राचीन भारत तथा भारत की संस्कृति का गौरव गान किया, बिल्कुल सही। शिवाजी तथा गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा, ये भी बिल्कुल सही। अनेक गीतों में मराठों की बहादुरी का खंडन है, ये भी सही। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का आर्थिक पक्ष का समर्थन किया था, तो ये गलत है। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में ऐसा उन्होंने नहीं किया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी का है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। किसने कहा था, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? ये महात्मा गांधी जी के शब्द हैं, PCS में पूछे गए हैं प्रश्न। भारत छोड़ो 1900 आंदोलन जो था 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। किस समय महात्मा गांधी ने कहा था, आज़ादी हमारे पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? इस अवसर पर महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। आगे का प्रश्न देख लीजिए, किसने कहा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसा कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने अपने पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस ने। में कहा है कि महात्मा गांधी ने अपने देश की को सेवा प्रदान की है तथा वे आगे भी ऐसे असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नहीं होगी। वहीं किसने कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं? ये नेहरू जी के कथन है। जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा कहा था, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। वहीं भारत में बॉयकॉट या बाल्चर तथा सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? बेडेन पॉवेल थे। IAS का प्रश्न है, बेडेन पॉवेल भारत में बॉय स्काउट या बाल्चर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है, बेडेन पाउल। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला नरसंहार हुआ, बिल्कुल सही। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया, बिल्कुल सही। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में एक थे, बिल्कुल सही। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन
का विरोध हुआ था, ये गलत है। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। 1930 में लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने विरोध किया और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इससे यह सम्मेलन निष्फल रहा। तेज बहादुर सप्रू, टीबी सप्रू कहा जाता है, बीएस शास्त्री, एमआर जयकर जैसे कुछ उदारवादी नेताओं के प्रयास से गांधी इरविन समझौता होता है। तो देखिए ये जो नाम दिए गए हैं ये आईएएस परीक्षा में पूछा गया है। गांधी इरविन समझौता किसके प्रयास से हुआ था? टीबी सप्रू, बीआर शास्त्री, एम जयकर, ठीक है, याद रखिएगा, आईएएस परीक्षा में पूछा गया है। 1931 के कांग्रेस कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई थी, कराची अधिवेशन में, जिससे संबंधित प्रस्ताव गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से प्रस्तुत कराया। यह प्रस्ताव निर्विरोध प्रारंभ हो गया था। वहीं आइए जवाहरलाल नेहरू जी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। तो 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे, गलत। जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की, गलत। भारत के स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया, ये भी गलत। तो इसका डी ऑप्शन सही है, कोई सही नहीं है। 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। संविधान सभा की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी तथा राजेंद्र प्रसाद स्थायी ने की थी। संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल स्वतंत्रता से पूर्व में जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे, ठीक है। ये प्रश्न है कि मैं एक समाजवादी हूँ तथा गणतंत्रवादी हूँ तथा मुझे राजाओं तथा राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू जी का वक्तव्य है। मैं एक समाजवादी गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजा और राजकुमार में विश्वास नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी का यह कथन है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है? तो हमारे नेहरू जी को यह कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों में मार्क्सवाद सहित समाजवाद का विश्लेषण व्याख्या मिलती है। नेहरू जी के समाजवादी रुझानों के विषय में जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंसेस, वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रचार विभाग द्वारा कम्युनिस्ट लाइक्स और डिसलाइक्स नाम से एक पर्चा छपवाया गया, जिसमें नेहरू का साम्यवाद का उच्चतम पुजारी के रूप में वर्णित किया गया। यद्यपि सरकार के उच्चाधिकारियों ने ऐसे प्रयास न करने और साम्यवादी से तुलना न करने की सलाह दी थी। आइए अगला प्रश्न है, कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? फ्रैंक मोरेस, जवाहरलाल नेहरू जी का जीवनीकार फ्रैंक मोरेस है, याद रखिएगा। फ्रैंक मोरेस जवाहरलाल नेहरू जी का जीवनीकार है। वहीं राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूप में कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? बॉयकॉट शब्द है ये, देखिए। आयरलैंड के सीसी बॉयकॉट नाम पर बॉयकॉट शब्द का प्रयोग आधारित है। आयरलैंड के हैं ये, सीसी बॉयकॉट नहीं। 1880 में सर्वप्रथम भू राजस्व कम न करने संबंधी इस विधेयक का उपयोग राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया था। तो इसमें कौन विचार करना है, कौन से शब्द सही हैं? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, बिल्कुल सही, दयानंद सरस्वती जी ने की थी। वहीं अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित करवाया था, तो ये भी सही है। ये अल हिलाल उर्दू साहित्यिक था। 1912 में मौलाना अबुल कलाम ने प्रकाशित करवाया था। वहीं तीसरा लाला लाजपत राय द पीपल समाज प्रचार पद से संबंधित नहीं थे, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। लाला लाजपत राय ही द पीपल से संबंधित थे। वहीं अगला है, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंट कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ये सही ऑप्शन है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन सही हैं, तीसरा ऑप्शन गलत है। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? तो चंपारण आंदोलन 1917 का है, भारत छोड़ो 1942 का है, असहयोग 1920 का है, दांडी मार्च 1930 का है। देखिए आप मिला लीजिए तीसरे नंबर पर क्या आता है, तो इसमें दांडी मार्च आता है। सी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन सही है, दांडी मार्च। अगला है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसिफ अली ने 1977 के बाद सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। अरुणा आसिफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे स्वयं
तथा सुचिता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। अरुणा आसफ अली ने 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया था भारतीय राजनीति में। आइए बिहार पीसीएस का प्रश्न है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता तथा उनके मंत्रिमंडल के लोग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात सरदार पटेल ने कही थी। बिहार पीसीएस का प्रश्न है, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने बताया था? तो माउंटबेटन जी ने ऐसा कहा था। माउंटबेटन 1948 ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली को उत्तरदायी ठहराया था। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है 1899 से 1905 में लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है। देखिए लॉर्ड लिंस्को का कार्यकाल 1931 का है। देखिए कार्यकाल इधर दिया गया है। तो मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी भारत विभाजन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। ये इसका आंसर है। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। बनारस हिंदू महासभा 1923 का है, ठीक है, अध्यक्षता इन्होंने की थी। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले में एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां सामान्यतः सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से, बादशाह खां के नाम से, फख्रे अफगान नाम से जाने जाते हैं। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां, बी ऑप्शन देखिए सही है। अगला ऑप्शन है, किसने डॉक्टर BR अम्बेडकर पर यह आक्रमण किया? अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ है क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं। तो BS मुंजे ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। वहीं IS का प्रश्न है, त्रिपुरा के देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई त्रिपुरा देशी रियासत शामिल हुई थी। बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रम लिए हुए थे। इसका ये व्याख्या देखिए है, त्रिपुरा की देशी रियासत का राजा अपने प्रशासन में शिक्षित बंगालियों को शामिल करते थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश दबाव के कारण बंगाल में अनेक क्रांतिकारी त्रिपुरा में जाकर आश्रय लिए थे, जिसके कारण त्रिपुरा की रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार हुआ था। तो ये वीडियो बन गया है। अगले वीडियो में अन्य प्रश्नों को लेकर आएंगे।